खबरें अब तक, पावर्ड बाय फ्लाई अपीयरन, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान, तो फ्लाई अपीयरन बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट, होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान। अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीयरन बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर, तो चुने फ्लाई अपीयरन, जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीयरन, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं रिचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे आज से देश के कानूनों में हुए बदलाव की, मध्य प्रदेश में बुराड़ी कांड जैसी हुई भीषण घटना की, और संसद में छठे दिन हुए सियासी हंगामे की। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर करेंगे चर्चा विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने की 5 एमएलसी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा, पंकजा मुंडे को मिली जगह। महाराष्ट्र में विधान परिषद सदस्य चुनाव से पहले भाजपा ने सोमवार को अपने 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम सीएम को किया फोन, बाढ़ के बिगड़े हालात पर जताई चिंता। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात करके पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली और केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग का आश्वासन लिया। लोकसभा में राहुल ने लहराई भगवान शंकर की तस्वीर, स्पीकर ने दिखाई नियम पुस्तिका। संसद सत्र के दौरान सोमवार का दिन बेहद हंगामे भरा रहा। दोपहर के समय जैसे ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, हंगामे की शुरुआत हो गई। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के दौरान बोलते हुए भगवान शंकर की तस्वीर लहराई, तो इस दौरान स्पीकर ने उन्हें नियम पुस्तिका दिखाई। नीट यूजीसी 2024 की री एग्जाम का रिजल्ट घोषित। नीट टॉपर्स की संख्या घटी, 6 कैंडिडेट्स AIR-1 से बाहर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजीसी एग्जाम 2024 रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार नीट री एग्जाम 2024 में 813 उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार को 220 से ज्यादा अंक नहीं मिले हैं। एक दिन की रुकावट के बाद बाजार फिर नई ऊंचाई पर। सेंसेक्स 443 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,150 के पार। एक दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार सोमवार को फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 443 अंकों की बढ़त के साथ 69,476 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 131 अंक चढ़कर 24,141 के पार बंद हुआ। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो से रूबरू करवा देते हैं। देश के कई इलाकों में भीषण बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। खासकर पहाड़ी इलाकों में स्थिति काफी बदतर है। इसी बीच पुणे के लोनावाला में एक भयानक हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पूरा परिवार पानी की तेज धाराओं के साथ बह गया। इस हादसे में एक 36 वर्षीय महिला समेत 13 साल और 8 साल की 2 लड़कियों की मौत हो गई। इसके अलावा 2 बच्चों की तलाश जारी है। आप भी देखिए ये खौफनाक वीडियो, जिसने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। बताया जा रहा है कि परिवार के 5 सदस्य लोनावाला में छुट्टियां मनाने आए थे।
वहीं बांध के करीब झरने को देखने गए थे, लेकिन इलाके में भारी बारिश के कारण पानी का प्रवाह बढ़ने पर उन्हें पता नहीं चला और वे बह गए। फिलहाल पुलिस शवों की तलाश कर रही है। बता दें, इस हादसे में 3 लोगों को बचा लिया गया था। फिलहाल खबरें अब तक में हम बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब गुजरे वक्त की बात हो गई है। जी हां, देश में आज यानी 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसके साथ ही देश के आपराधिक न्याय सिस्टम में बड़े बदलाव तो आएंगे ही, अंग्रेजों के शासनकाल में बने कानूनों का भी खात्मा हो जाएगा। गुलामी के दिनों में बने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर अब भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे, जिससे नए आपराधिक कानून लागू होते ही देश की न्याय प्रणाली में भी बदलाव आएगा। आपको बता दें कि आज से नए कानून के तहत केस भी दर्ज होने लगे हैं। आज नए कानून के तहत दिल्ली में पहला मामला भी दर्ज किया गया है। धाराएं भी बदल गई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब पुरानी धाराओं की जगह किन नई धाराओं ने जन्म ले लिया है और क्या सजा में क्या कुछ बदलाव किया गया है। देश में आज से कानूनों में बड़े बदलाव हुए हैं। अंग्रेजों के समय में बने कानून को हटाकर अब देश में बने नए कानूनों को लागू कर दिया गया है, जिससे अब लोगों को न्याय मिलने की आस बढ़ गई है। सालों तक न्याय के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोर्ट कचहरी के ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे और ना ही अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने जाना पड़ेगा। बता दें, नए कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। इसके साथ ही धाराओं में भी बदलाव किए गए हैं। नए कानून में छीना झपटी से जुड़े मामलों में बीएनएस की धारा 302 के तहत केस दर्ज होगा। पहले आईपीसी में धारा 302 में हत्या से जुड़े मामले का प्रावधान था। इसी तरह गैर कानूनी रूप से एकत्र होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लगाई जाती थी। अब इसे धारा 187 कहा जाएगा। इसके अलावा हत्या पहले 302, अब 103। हत्या की कोशिश पहले 307, अब 109। गैर इरादतन हत्या पहले 304, अब 105। लापरवाही से मौत पहले 304A, अब 106। रेप और गैंगरेप पहले 375 और 376, अब 63, 64 और 70। देश के खिलाफ युद्ध पहले 121, 121A, अब 147 और 148। मानहानि पहले 499, 500, अब 356। छेड़छाड़ पहले 354, अब 74। दहेज हत्या पहले 304B, अब 80। दहेज प्रताड़ना पहले 498A, अब 85। चोरी पहले 379, अब 303। लूट पहले 392, अब 309। डकैती पहले 395, अब 310। देशद्रोह पहले 124, अब 152। धोखाधड़ी या ठगी पहले 420, अब 318। गैर कानूनी सभा पहले 144, अब 187। वहीं अब नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। नए कानून में अब उन मामलों के लिए सजा का प्रावधान शामिल है जिसके तहत महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके या गुमराह करके छोड़ दिया जाता है। वहीं आईपीसी में मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं था। अब इस अपराध के लिए उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। देखा जाए तो अब ये एक स्थायी कानून बन गया है। नए कानून के तहत पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी और पीड़ितों को समय से न्याय मिल सकेगा, जिससे उनका विश्वास देश के कानून पर बना रहेगा। साथ ही साथ आरोपियों पर भी शिकंजा कसेगा। खैर चलिए, इसी के साथ खबरें अब तक में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली का बुराड़ी माल सुसाइड केस तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, वही केस जिसमें 6 साल पहले एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। 10 लोग फांसी पर लटके पाए गए थे।
जबकि परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। वहीं एक ऐसा ही और मामला आज मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां एक घर के भीतर 5 लोगों के शव फांसी के फंदे पर लटकते हुए पाए गए हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि दोनों घटना मिलती जुलती हैं, क्योंकि दोनों घटनाओं की वही तारीख और वही तरीका है। दिल्ली केस में भी अगले दिन यानी 1 जुलाई 2018 को मौत के बाद सुबह सुबह उनके शव घर से बरामद किए गए थे, जैसा कि इस केस में है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अलीराजपुर जिले के बालपुर क्षेत्र के घर में पति, पत्नी और 3 बच्चों के शव फंदे से लटकते हुए पाए जाने से हड़कंप मच गया। पति, पत्नी और तीनों बच्चों के शव एक साथ घर के अंदर पाए गए। जानकारी के अनुसार गुनेरी पंचायत के राउडी गांव के घर में राकेश सिंह, पत्नी ललिता, बेटी लक्ष्मी, बेटा प्रकाश और अक्षय के शव घर में ही फंदे पर लटके मिले। कुछ ग्रामीणों ने हत्या कर शवों को फंदे पर लटकाने की आशंका जताई है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल पर जांच की जा रही है। परिवार के पड़ोस में रहने वाले लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। जल्दी साफ हो जाएगा कि हत्या है या खुदकुशी। खास बात तो यह है कि इस घटना ने आज ही के दिन यानी 1 जुलाई 2018 को दिल्ली के बुराड़ी में हुई घटना की याद दिला दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के बुराड़ी के मास सुसाइड केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज यानी 1 जुलाई को इस कांड को पूरे 6 साल बीत चुके हैं। 30 जून 2018 की देर रात 12 बजे से 1 बजे के करीब चुंडावत परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। 10 लोग फांसी पर लटके पाए गए थे, जबकि परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। अगले दिन यानी 1 जुलाई 2018 को मौत के बाद सुबह सुबह उनके शव घर से ही बरामद किए गए थे। जाहिर है सामूहिक आत्महत्या का मामला आज से 5 साल पहले दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सामने आया था। यहाँ 30 जून 2018 को एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। परिवार के लोगों के शव एक ही कमरे में छत की जाल में लटके मिले थे। इसमें बुजुर्ग महिला और 3 बच्चे भी शामिल थे। आत्महत्या के मामले में पुलिस समेत तमाम जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। बाद में ये मामला अंधभक्ति से जुड़ा निकला था। ऐसे में देखा जाए तो इस परिवार के सभी सदस्यों की मौत के बाद लोगों के जहन में बुराड़ी कांड याद आ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इसी कारण के चलते कहीं इस परिवार ने भी सुसाइड तो नहीं कर लिया। खैर, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खुलासा होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई पता चलेगी। खैर, खबरें अब तक में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। संसद सत्र का आज 6ठा दिन है और आज सत्र फिर शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामे की स्थिति पैदा कर दी है। आज संसद की शुरुआत होते ही विपक्ष ने एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं आज नीट यूजी परीक्षा मामले को लेकर राहुल गांधी ने फिर से चर्चा की मांग की। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। इसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया था और सदन को स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार विपक्ष की मांगों को पूरा किया जा सकेगा या हंगामे की स्थिति बरकरार रहेगी। देखिए ये रिपोर्ट। संसद में आज कार्यवाही फिर से शुरू हुई और सदन की शुरुआत होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने एजेंसियों के दुरुपयोग मामले में सदन के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं राहुल गांधी ने भी नीट यूजी परीक्षा मामले को लेकर सदन में फिर से चर्चा की मांग की, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सदन समाप्त होने तक अलग से चर्चा नहीं की जा सकती। दरअसल राहुल गांधी समेत विपक्षी सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा में नीट पेपर लीक मुद्दे पर अलग से 1 दिवसीय चर्चा की मांग की और इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट आश्वासन मांगने के बाद सदन से वॉकआउट किया। पहले तो देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा और राजनाथ सिंह ने इसका क्या जवाब दिया। सर, पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ, ठीक है। हाँ, एटलीस्ट अलो सर एलओपी टू कंक्लूड सर। नो, कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी
राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। इसके अलावा आज फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने माइक बंद करने वाले मुद्दे पर जबरदस्त जवाब दिया। लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सदन के बाहर कुछ सांसदों ने आरोप लगाया कि स्पीकर माइक बंद कर देते हैं। माइक का नियंत्रण चेयर पर बैठने वाले के हाथ में नहीं होता। माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है, मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम, तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं, और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो, और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं, सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में क्या, आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। देखा जाए तो संसद में इस बार विपक्षियों की आवाज काफी बुलंद है। इस बार जहां विपक्षियों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में एक तस्वीर तो ये साफ है कि विपक्ष इस बार इन मुद्दों को आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। संसद में इन मुद्दों पर चर्चा तो होगी ही, मगर कब, ये जरूर देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष होने की जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश की है और उस मुद्दे को उठाया है जिससे लाखों युवा जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद ग्रहण करके पिछले 10 साल से खाली चले आ रहे उस स्थान को भरा है जिसे संसदीय लोकतंत्र में शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल इस पद को कैसे संभाल पाते हैं। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी 2024 की पुनर्परीक्षा के नतीजों की घोषणा आज यानी सोमवार 1 जुलाई को कर दी गई है। एजेंसी द्वारा री एग्जाम के नतीजे 30 जून तक जारी किए जाने थे, लेकिन रविवार को घोषित न होने से माना जा रहा था कि नीट यूजी पुनर्परीक्षा परिणाम अब सोमवार को किसी भी समय घोषित कर दिया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में अज्ञात लोगों द्वारा कथित रूप से एक मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में 3 और आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना के खिलाफ रविवार को स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। वहीं मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है, जिसमें 3 जुलाई को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मोहन सरकार के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में विभव कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव की याचिका पर सुनवाई 8 जुलाई तक टाल दी है। विभव पर 13 मई को सीएम हाउस में स्वाति के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। वहीं महाराष्ट्र में विधान परिषद सदस्य चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपने 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। इस सूची में वरिष्ठ भाजपा नेता पंकजा मुंडे का नाम भी शामिल है, जो पार्टी में एक बड़ा ओबीसी चेहरा है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को टीएमसी सांसद साकेत गोखले को मानहानि के मामले में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी को 50 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात करके पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली और केंद्र सरकार से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं आज जैसे ही नया आपराधिक कानून सोमवार को लागू हुए, धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली FIR दिल्ली की कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। तो ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई थी, लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। कांग्रेस के बाद अस्तित्व के संकट से जूझ रही दूसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इसने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। राज्य के 80 लोकसभा क्षेत्रों में से 79 पर उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन सभी की जमानत जब्त हो गई। ऐसे में सबक लेते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी गलती सुधारते हुए भतीजे आकाश आनंद का 47 दिन का वनवास खत्म करते हुए उसे दोबारा अपना उत्तराधिकारी बना लिया है। दरअसल चुनाव के बीच अचानक मायावती ने आकाश को अपरिपक्व बताते हुए उनकी सभी जिम्मेदारियां छीन ली थी। अब आकाश की अपरिपक्वता में उनका विश्वास लौट आया है और आनंद को उनके उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। खबरें हैं कि ऐसा करने के पीछे नगीना निर्वाचन क्षेत्र से भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण बड़ी वजह है, क्योंकि जहां कभी बीएसपी तक एक बड़ी ताकत थी, वहां आज चंद्रशेखर का राज है। हालांकि मायावती की बड़ी चिंता दलित मतदाताओं का कांग्रेस की ओर जाना है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार जहां भी मजबूत थे, बीएसपी के कोर वोटर समूह जाटवों ने वहां इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, जिसे मायावती के कोर वोटर उनसे छिन गए और यही कारण है कि मायावती इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसलिए मायावती को अब चंद्रशेखर के रूप में उभरी इस नई चुनौती से निपटना होगा। इसके लिए न सिर्फ पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करना होगा, बल्कि उन मतदाताओं के ज्वार को भी रोकना होगा जिन्होंने हाथी की जगह किसी और को तरजीह देना शुरू कर दिया। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। कोई कुछ भी बोले, मगर अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो वो समुद्र नहीं सुखा सकते।